मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों शुरू करें आज का लेसन। आज के लेसन में हम एक्चुअली क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। अब तक जो हम कर रहे थे वो क्लास 12 से थोड़ा कम लेवल का मामला था और अब हम वास्तव में क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। अब क्लास 12 के स्टूडेंट्स को और टारगेट नीट जेई के स्टूडेंट्स को और ज़्यादा सीरियस होकर सुनना और देखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आगे के पार्ट में जो बेसिक रूल्स हम यूज कर रहे हैं वो एक तो है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम जो थोड़ा बहुत 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये दो पार्टिकल चार्जेस हैं, ये दो पार्टिकल चार्जेस हैं। सपोज ये Q1 मैग्नीट्यूड का है, ये Q2 मैग्नीट्यूड का है और इनके बीच डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है r। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, स्थिर विद्युत बल जो लगता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जब चार्जेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पहला चार्ज इसको रिपेल करेगा दूसरे चार्ज को और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। हम कह लेते हैं F1 कह लेते हैं, चलो 1 के कारण है वो फोर्स इसलिए, या F12 कह सकते हैं, 1 के कारण 2 पर फोर्स। और इसी तरह Q2 जो है वो Q1 को फोर्स लगाएगा, Q1 पर वो बल होगा इस तरफ F21। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, फिर भी दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी कि ये तो बेसिक रूल हो गया, बेसिक बात हो गई कि वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड रेशो वेक्टर F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 1:1। मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पर लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पर लगाएगा। हाँ, वेक्टर्स के रूप में बात करेंगे तो कहेंगे F1 1:-2, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, तो ये बेसिक रूल। तो अब ऐसे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से वो फोर्स होता कितना है, फोर्स होता है F इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली वैल्यू, प्लस हो चाहे माइनस हो, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड एंड R स्क्वायर, मतलब R का डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, ये है कूलम्ब्स लॉ का बेसिक फार्मूला जिसका हम यूज करेंगे। और इस K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है वैक्यूम या एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। वैसे इसकी यूनिट क्या हो सकती है, देखो K की यूनिट क्या होगी, R स्क्वायर इधर आ जाएगा F के साथ, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम्ब -2 C-2, ये यूनिट इसकी हो सकती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और दूसरा फोर्स जो इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं वो है सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में वृत्ताकार गति में बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, अब केंद्रीय बल होता है। और सेंटर की तरफ जो लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। ये हम कर रहे हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए थे कि रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल या होलो एटॉमिक मॉडल इस तरह से था। इस मॉडल में ये बात आपके क्लियर है कि ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता ही होता है, तो इनके बीच में इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इधर, और इधर लगेगा बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो होता है mv²/r। इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रखना है। और बीच का पार्ट होलो होता है, खाली होता है, ये है, इसे कहते हैं ऑर्बिट या इसे कहते हैं कक्ष, कक्ष ऑर्बिट, हिंदी में इसे कह सकते हैं कक्ष या ऊर्जा कक्ष, एनर्जी ऑर्बिट कहते हैं, बात एक ही है। तो ये है जो सेंटर पे, तो ये है सारा प्लस प्लस चार्ज है, सारे प्रोटॉन्स यहाँ बैठे हुए हैं।
अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक Z है तो इसका मतलब Z इंटू ई, इतना प्लस चार्ज है, Z इंटू ई। ई क्या है? प्रोटॉन का चार्ज है। इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इतना प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है वो है Z इंटू ई और पॉजिटिव है। Z मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज होगा ओनली ई और वो होगा नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होंगे, बैलेंस होंगे। तो वो अपने ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। तो कुल मिला के ये हुआ बेसिक फार्मूला के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनके बीच में इक्वल mv² अपॉन r। ठीक है, अब r से r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और k तो k ही है, और Q1 जो चार्ज है वो है सेंटर पर जो चार्ज है वो, मतलब Z इंटू ई, एंड Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इक्वल mv² इंटू r। ये r जो यहाँ नीचे बचा है ये वहां इंटू में चला जाएगा। ठीक है, ये आगे के लिए बेसिक चीज बनने वाली है जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, इसको समझ सकते हैं। और इस k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Z है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। वैसे H जो होता है हाइड्रोजन एटम, H एटम के लिए Z क्या होता है? Z होता है 1। जब H एटम की बात करेंगे तो Z 1 होगा। तो H एटम के लिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा? K इंटू ओनली E² इक्वल mv² r। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए Z हो गया 1, H एटम की बात करें तो ऐसे होगा। और E² कैसे हुआ? ये दोनों E इंटू करके, E इंटू E² और Z हो गया 1 H एटम के लिए। तो ये H एटम के लिए होता है। बाकी सभी की बात करें तो यहाँ पर K के साथ Z और आएगा आगे। Z मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या कमियां थी? एक तो कि ये लगातार एनर्जी खो रहा है, जब चक्कर काट रहा है तो लगातार एनर्जी खो रहा है। तो एनर्जी खोते खोते इसे धीमा हो जाना चाहिए, और धीमा होके अंत में उसको न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए, नाभिक के साथ, नाभिक में समा जाना चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर ओनली प्रोटॉन्स है, क्योंकि अब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, प्रोटॉन। और यहाँ हमारा चैप्टर पूरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ही है, ये पूरा चैप्टर। तो ये जब ऐसे चक्कर काट रहा है, ये इस तरह से चक्कर काट रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चक्कर काट रहा है, तो अपनी एनर्जी लॉस करता है इस तरह से। ये एनर्जी इस तरह से फोटोन के रूप में निकलेगी। तो ये धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाता है तो इसे अपनी जो न्यूक्लियस है वो इसे अट्रैक्ट करता रहेगा, ऐसे अट्रैक्ट करते 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 आखिर में इसको ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? ये रदरफोर्ड के पास क्लियर नहीं था, इसलिए ये कमी हो गई। और दूसरी कि स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो कंटिन्यूस क्यों नहीं मिलता, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला लाइन ही क्यों मिलती है? इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। इन दो कारणों से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ। फिर मॉडल आया नील्स बोर का। नील्स बोर ने क्या किया? नील्स बोर का जो मॉडल है वो अभी तक चल रहा है। एटम का जो असली मॉडल है वो बोर्स मॉडल है। बोहर मतलब नील्स बोर, बोहर्स मॉडल, ये अभी तक चल रहा है और हमारा ये पूरा चैप्टर इस पर ही चलेगा आगे। तो बोहर्स मॉडल में बोहर ने क्या बताया, बोहर की अजम्पशंस क्या थी, पोस्टुलेट्स क्या थे, बोहर ने क्या क्या सोचा, क्या बताया एटम के बारे में। तो एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक। बोहर ने क्या किया? बोहर ने, नील्स बोहर ने रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड्स मॉडल, उसमें मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी ऐड कर दी। मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो ऐड कर दी, और ऐड करके बन गया नील्स बोर का मॉडल। मतलब नील्स बोर ने क्या किया कि एनर्जी जो होती है वो यूं पानी की तरह ऐसे फ्लो होने वाली चीज नहीं है। एनर्जी जो है वो पैकेट्स में होती है, जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन एनर्जी के पैकेट होते हैं, फोटोन होते हैं। ये बात किसने कही थी? मैक्स प्लांक ने कही थी। तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस पानी की धारा की तरह ऐसे नहीं निकलेगी, कंटिन्यूस नहीं निकलेगी, एनर्जी के पैकेट्स निकलेंगे।
पैकेट्स निकलेंगे। इसलिए स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं बनेगा, स्पेक्ट्रम पैकेट्स के रूप में या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनेगा, टुकड़ों के रूप में बनेगा। ये नील्स बोर ने फोर्ड के जो प्लानिटरी मॉडल था, होलो एटॉमिक मॉडल था, उसमें मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ऐड कर दिया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स के रूप में होती है, एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है। और एक पैकेट की को कहते हैं, हर एक पैकेट को फोटोन कहते हैं, और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। ये बोहर ने बताया था कि एनर्जी इस तरह से पैकेट्स के रूप में होती है, जिसने मैक्स प्लैंक ने बताया था, मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लार्क मैक्स प्लैंक ने बताया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो होलो एटॉमिक मॉडल था उसमें ये मॉडल जोड़ दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में चक्कर काट रहा है तो चक्कर काटता रहेगा, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं निकालेगा। जैसे कि टोटी से पानी लगातार निकल रहा होता है, वैसे एनर्जी नहीं निकलेगी इलेक्ट्रॉन से, पैकेट निकलेंगे, पैकेट्स, बंडल्स निकलेंगे, जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहते हैं, ठीक है। और फिर बोहर ने इसको थोड़ा वेल अरेंज्ड कर दिया एटम को। वेल अरेंज्ड कैसे कर दिया? मेन चेंज तो ये किया कि रदरफोर्ड के मॉडल में मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, बेसिक बात तो ये की। फिर बोहर ने क्या बताया एटम के बारे में कि एटम कैसा होता है, कि एटम ऐसा होता है कि बीच में हाईली डेंस्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें सारा प्लस चार्ज रहता है, मतलब सारे प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, एक बात तो ये कही। दूसरी बात क्या कही कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स यानी कक्षों में चक्कर काटते हैं, अलग अलग कक्षों में चक्कर काटते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन एल ऑर्बिट में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन एम ऑर्बिट में होंगे। इस तरह से के एल एम एन ओ आगे ऑर्बिट करीब करीब 7 ऑर्बिट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और हर एक ऑर्बिट में, हर एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम नंबर है वो भी बोहर ने फिक्स बता दी। क्या बताई? इतनी, ये 2n², कि हर एक ऑर्बिट में, हर एक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उनकी जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्स नंबर, वो 2n² फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। इसका मतलब जो k ऑर्बिट है यानी कि पहला ऑर्बिट है, उस पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सॉरी, साफ कर दूं इसको। हाँ, तो पहले ऑर्बिट में, k ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी नंबर होगी 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? ओनली 2। तो पहले ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये एक ये 2, इस तरह से होंगे, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट जो है एल ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8। फिर एम जो ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। फिर एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। फिर इसी तरह ओ ऑर्बिट होगा, उसमें 2 × 5 स्क्वायर यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये करना चाहिए, वरना स्टूडेंट कहेंगे कि हमें गंदा करने पर टोकते हैं, खुद गंदा करते हैं, इसलिए साफ कर देते हैं। तो ये हो गया 50। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स नंबर फिक्स है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, वो बिल्कुल हाईली डेंस्ड होता है, सघन होता है, अति सघन, और उसमें छोटी सी जगह में सारे प्रोटॉन्स बैठे होते हैं। तो सारे प्रोटॉन बैठे होते हैं, इसलिए टोटल चार्ज हो गया Z × E। और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, जिनका नाम हो सकता है कि L M N O ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर काट सकते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन 3 बेसिक जो अजम्पशंस थी बोर की, वो 3 बेसिक अजम्पशंस क्या थी? 3 बेसिक अजम्पशन, 3 बेसिक अभिधारणाएं, बोर की 3 मुख्य अभिधारणाएं, बेसिक अजम्पशंस। तो बोहर्स अजम्पशंस, यानी बोहर की मुख्य अभिधारणाएं, विग्रहीताएं क्या थी? पहली तो ये थी कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और
एटम पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है नाभिक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, वो KZEE/r² इक्वल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ मोशन के कारण, गति के कारण, वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों से क्या रिलेशन बन जाएगा कि r से r का स्क्वायर कट गया, तो ये रिलेशन बन गया KZE² इक्वल mv² इंटू r। ये हो गया पहला इक्वेशन। या इसे ऐसे कह सकते हैं, एक ही बात है कि mv² r को इधर लिख दें और KZE² को इधर लिख दें, ये वही बात एक नंबर बात ही है, एक नंबर की, ठीक है। तो बेसिक एजम्पशन तो ये था। फिर दूसरा क्या था? दूसरा ये था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कोणीय संवेग के बारे में। एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को जे कहते हैं, किसी बुक में एल कहते हैं, आजकल ज्यादातर एल कहते हैं, वैसे जे कहो चाहे एल कहो, होगा तो मेरे नाम में सही। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट, वो होता है आर पी साइन थीटा। पी क्या है? पी है लीनियर मोमेंटम, बोले तो पी है एम इंटू वी, और साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा है जैसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काट रहा है ऐसे, तो ये आर और ये वी वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंशियल है ना, स्पर्श रेखीय है, और आर इस तरफ है, तो आर और वी में 90 डिग्री का एंगल है, आर और वी में 90 डिग्री का है। तो जिस तरफ वी होता है उसी तरफ पी होता है, मतलब जिधर वेलोसिटी होता है, वेग होता है, उसी तरफ संवेग होता है। और जो आर है पोजीशन वो होती है ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 हो गया, साइन 90 हो गया तो साइन 91 होता है, तो इसलिए एम वी आर। क्या ये एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, हाँ कोणीय संवेग। तो ये एक तरह से मैंने रफ वर्क किया है। फिर वर्क क्या है? फिर वर्क क्या है कि इसे कहते हैं क्वांटम कंडीशन, इसे कहते हैं क्वांटम प्रतिबंध, बोहर का क्वांटम प्रतिबंध या क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या? कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में चक्कर काटेगा, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, h/2π का पूर्ण गुणांक हो, पूर्ण गुणांक हो। मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग mvr वो n टाइम्स होगा h/2π का, h/2π का। और n क्या है? n है क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट का नंबर, कक्ष का नंबर, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये बताया ना, ये एंगुलर मोमेंटम ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, पूर्ण गुणांक हो जाए, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। ये कंडीशन कैसे बना, इसे बोहर जी खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोहर खुद समझा नहीं पाए, लेकिन बाद में मैटर वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया। हम भी करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, हम भी करेंगे। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई थी, ये दूसरी हो गई, पहली थी ये हो गई, पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। इन दो से आगे का खेल चलेगा। और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी, तीसरी एजम्पशन, तीसरी अभिधारणा ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चक्कर काट रहा है तो न तो वो एनर्जी उत्सर्जित करता है न अब्जॉर्ब करता है, न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है न अवशोषित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जंप करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदता है, तो ही एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है, तो ही ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है। मतलब अपने ऑर्बिट में जब चक्कर काट रहा है तो एनर्जी का कोई एमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न तो कोई उत्सर्जन होगा न अवशोषण होगा। एमिशन यानी उत्सर्जन और
एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन या अवशोषण बिल्कुल नहीं होगा। उत्सर्जन या अवशोषण बिल्कुल नहीं होगा, नो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जंप करता है, जंप करता है मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस कक्ष से इस कक्ष में जाता है, यहां से यहां जाता है, तो एनर्जी निकालता है, एमिट करता है, या यहां से यहां जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और यहां उत्सर्जित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्ष में चक्कर काटता है तो न एनर्जी लेता है न देता है, सिर्फ एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तभी एनर्जी का लेन देन होता है। ये बात हो गई। वो एनर्जी का लेन देन होता है जो कितना होता है, जो एनर्जी निकालेगा इलेक्ट्रॉन, निकालेगा या लेगा, वो क्या होगा, वो होगा दोनों ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के इक्वल, यानी कि En2 माइनस En1। मतलब पहले जिस कक्ष में था उसमें उसका एनर्जी लेवल क्या था, एनर्जी क्या थी, बाद में जिस कक्ष में गया है उस कक्ष में उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी वो निकलेगी, और वो निकलेगी फोटोन के रूप में, पैकेट के रूप में, जिसे हम एच न्यू कह सकते हैं, और या एच सी अपॉन लेमडा कह सकते हैं, एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा कह सकते हैं। इस तरह से एनर्जी का लेन देन होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्ष में चक्कर काट रहा है, अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, ये कैसे निकालें? तो उस एनर्जी तक पहुंचने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट हमें यह करना है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है अपने ऑर्बिट में, तब उसकी रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है, कक्ष है, उस कक्ष की रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, वो निकालें। कैसे निकालें? यही जो बोहर की तीन तो क्या दो एजम्पशन तो है, तो उनसे निकलेगी। कैसे निकलेगी? देखो, पहली एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या था, mv²r इक्वल kze², ये थी पहली, ठीक है। और दूसरी के अकॉर्डिंग क्या था, दूसरी के अनुसार mvr इक्वल nh/2π, ये दूसरी है। इन दोनों से हमें, वैसे तो हमें क्या है कि v यानी स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो पता नहीं है, और रेडियस क्या होगी ऑर्बिट की, वो भी पता नहीं है, दोनों ही चीज अननोन है। m तो पता ही है, m तो है इलेक्ट्रॉन का मास। m क्या है? m है इलेक्ट्रॉन का मास, m है इलेक्ट्रॉन का मास, और वो बहुत बार आ चुका है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और E पता ही है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इतना ही प्रोटॉन का होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। H की जरूरत पड़ी, H जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी जरूरत पड़ी तो सही सही वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। कभी कभी 6.6 से काम चला लेते हैं, 26 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज है। 2π तो पता ही है, n है ऑर्बिट का नंबर, कि वो ऑर्बिट पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, z है एटॉमिक नंबर, वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? पहला सवाल हमारा है r निकालने का, रेडियस निकालनी है। पता तो हमें v नहीं है, लेकिन v को कैंसिल करो, ओमिट करो, गायब करो। कैसे करोगे? कि नीचे वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दें तो v² हो जाएगा, v² कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तब। तो ऐसे करें, ऐसे करें, इक्वेशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर क्या होगा? इक्वेशन 2 का स्क्वायर होगा m² v² r², और नीचे क्या होगा? नीचे होगा mv² r, जो इक्वेशन 1 का है ना, लेफ्ट साइड। एक तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसके स्क्वायर को तो ऊपर रख दिया, इसका स्क्वायर जैसा है वैसा नीचे रख दिया, स्क्वायर नहीं, बिना स्क्वायर नीचे रख दिया, सॉरी। इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया, इक्वेशन 1 का स्क्वायर नहीं किया। इक्वेशन 1 जैसी थी वैसी की वैसी है, क्योंकि इक्वेशन 1 में तो अपने आप स्क्वायर है। और इधर क्या होगा फिर? इधर होगा n² h² अपॉन 4π², एंड वो नीचे आएगा क्या, 1/kz²,
ई स्क्वायर, ये सब कुछ रखेंगे तो क्या होगा भाई, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम एक बचेगा ऊपर, आर एक बचेगा, तो आर तो हमें चाहिए ही चाहिए, आर ही तो निकालना है, आर का ही तो सारा खेल है, आर का ही तो सारा खेल है। तो आर तो यहां से आ जाएगा और एम जो बचाएगा ऊपर वो एम आ जाएगा नीचे। तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया, ऊपर रह गया एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो ऊपर रह गया, नीचे रह गया 4 जेड पाई स्क्वायर ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड, और के भी है यहाँ पर, के एंड एम यानी इलेक्ट्रॉन का मास, ये नीचे आ गया। ये हो गई nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला, nवां जो कक्ष है उसकी रेडियस का फार्मूला बन गया। अब क्या बन रहा है इसमें, रेडियस का नंबर के साथ एटम में, मतलब जो ऑर्बिट नंबर है उसके साथ क्या रिलेशन हो गया, एन स्क्वायर, रेडियस का नंबर के साथ ये रिलेशन हो गया। देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, कलर चेंज करके लगा देता हूं निशान, बाकी सब तो कांस्टेंट है, कौन कौन, ये सब, ये सब कांस्टेंट है, इनमें से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। हाँ जेड एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, जेड बदल सकता है तो जेड छोड़ दो। तो कुल मिला के आर जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा एंड जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जेड नीचे है ना, जेड नीचे है। तो बाकी सब जो है उनको हम कह सकते हैं आर नोट, बाकी सब जो बच गया उसको हम आर नोट कह सकते हैं। वो आर नोट में कौन कौन होगा, आर नोट में कौन कौन होगा, आर नोट में एक तो हो गया एच स्क्वायर, और क्या हो गया, और 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम ई, ये सब, ये सब, तो इस सब को आर नोट कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू आती है शायद, अगर इन सारी वैल्यूज रखोगे, ये वैल्यूज हम पढ़ी ऊपर, ये सारी वैल्यूज पढ़ी ऊपर, ये वैल्यूज रखोगे तो शायद ये 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा इसकी वैल्यू, आर नोट की वैल्यू, आर नोट की वैल्यू। तो कुल मिला के क्या बन गया, कुल मिला के ये देखो ये बन गया कि एटम की जो ऑर्बिट जो रेडियस होगी वो रेडियस इस तरह से होगी, nth ऑर्बिट की रेडियस का ये फार्मूला बन गया, आर आर एन, nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला बन गया, आर नोट जो कांस्टेंट हो गया वो, एंड एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसीलिए तो पीरियडिक टेबल में जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट तो जेड बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और जैसे जैसे जेड बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस घटती है, रेडियस घटती है ना। तो इस तरह से आर एन जो है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस घटेगी उसी ऑर्बिट की, पहली रेडियस पहली ऑर्बिट की या दूसरी ऑर्बिट की, मतलब हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट और हीलियम का पहला ऑर्बिट, तो हीलियम के पहले ऑर्बिट की रेडियस कम होगी क्योंकि हीलियम का जेड ज्यादा है, एन तो दोनों का सेम हो गया, और एन के साथ मतलब ऑर्बिट की जो नंबर है उसके साथ रेडियस का रिश्ता ये रिश्ता है, एन स्क्वायर है ना। तो इस, और ये आर नोट बताया था अभी अभी, फिर लिख देता हूं, आर नोट अबाउट 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 मीटर होता है। तो कोई भी एटम है, कोई भी एटम है उसकी अलग अलग ऑर्बिट्स की रेडियस का रेशियो क्या होगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4 रेशियो डैश डैश डैश, क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है कि R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसका मतलब 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16, इस तरह से, इस तरह से ये होता है रेडियस का रेशियो। इसका मतलब
कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम है, तो पहले ऑर्बिट की रेडियस सपोज इतनी है, पहले ऑर्बिट की रेडियस सपोज इतनी है, तो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस होगी वो पहले वाले से 4 गुनी होगी। दूसरे ऑर्बिट की रेडियस होगी वो पहले वाले से 4 गुनी होगी। तीसरे वाले की पहले वाले से 9 गुनी होगी, मतलब बहुत बड़ा, अचानक बहुत बड़ा ऐसे। तो पहला जो ऑर्बिट है वो काफी क्लोज होता है न्यूक्लियस के, नाभिक के। दूसरा ऑर्बिट काफी दूर होता है, तीसरा ऑर्बिट तो और भयंकर दूर होता है, चौथा तो फिर और ही भयंकर दूर हो गया। इस तरह से तो ये रेडियाई का रेशियो हो गया, ये रेडियस का रिलेशन हो गया, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब जब चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी। अभी तक हमने एक बात की है, अब दूसरी बात कर रहे हैं। अब हमने रेडियस की बात की है, अब दूसरी बात, 2 नंबर बात है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो वो भी उसी तरह से, वो 2 एजम्पशंस है ना, पहली बेसिक एजम्पशंस, उन्हीं से बनेगा। क्या, mv²r इक्वल kz⁡e², ये तो हो गई पहली। और दूसरी mvr इक्वल nh/2π, ये है दूसरी। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो सिंपल सी देखो, सिर्फ पहली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं दूसरी इक्वेशन से, सिंपल, इस बार कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा v आ जाएगा, v। एंड इधर kz⁡e² तो ऊपर है, नीचे होगा nh, और अपॉन वाला 2π ऊपर चला गया। तो इनमें कांस्टेंट क्या है और चेंजेबल क्या है। तो चेंजेबल है एक तो z और n, ये तो चेंज होने वाली चीजें हैं। बाकी कांस्टेंट में क्या क्या आ गया, कांस्टेंट में आ गया 2π ke, ये कांस्टेंट है। और नीचे ओनली h कांस्टेंट है। ये सारा हो गया कांस्टेंट, ये सारा हो गया कांस्टेंट। इसे चाहे तो हम v0 कह सकते हैं। तो किसी nth ऑर्बिट में, nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो होगा v0 इंटू z/n, दैट इज, यानी कि nth ऑर्बिट में जो स्पीड है वो z के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, z बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस में प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। उस अट्रैक्शन को, उस आकर्षण को ओवरकम करने के लिए बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा चाहिए। बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा कब होगा, जब स्पीड ज्यादा होगी। तो z बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ना ही बढ़ेगी। और ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट। ऑर्बिट का नंबर बढ़ने से क्या होता है, वो दूर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। कम फोर्स की जरूरत है, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो Vn जो है वो n के खुद के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेजी से चल रहा होगा, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन धीमा चल रहा होगा, तीसरे ऑर्बिट में और धीमा चल रहा होगा। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन स्लो होता जाएगा। इस v0 की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो आपके सामने सारी वैल्यूज है, ये वैल्यू रख के आप ट्राई करो, देखो पता लगाओ कि बुक के हिसाब से आपका सही आया कि नहीं आया। आ जाएगा। तो ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात देखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, और यहां वो बात आएगी जो प्लैनेटरी सिस्टम के लिए लागू होती है। कितना बड़ा सोलर सिस्टम है, अर्थ, सन, और ये उन सब के लिए जो एनर्जी का रूल लागू है, तो वही रूल यहाँ छोटे से एटम में भी लागू होगा। तो प्रकृति, नेचर है जो है, भगवान ने क्या गजब की चीज बनाई है, एक छोटे से एटम के लिए भी वही रूल है, और इतना बड़ा सोलर सिस्टम है उसके लिए भी वही है, प्लैनेटरी मोशन के लिए भी वही रूल है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है कि जब वो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है तो उसके पास 2 एनर्जी है, एक तो है काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो है काइनेटिक एनर्जी, होती है नाइन्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, नाइन्थ क्लास से। और एक होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यू कहें या उसे पीई कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो जब दो चार्ज का सिस्टम होता है तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल होती है के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। स्क्वायर नहीं, फोर्स में तो स्क्वायर होता है, एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता। तो और ग्रेविटेशन के मामले में क्या होता है? ये होता है यहाँ पर कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर होता है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। लेकिन नेगेटिव कब होगी? जब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण, तो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ग्रेविटेशन तो हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, वो तो अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों टाइप का हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटता है न्यूक्लियस का, तब तो अट्रैक्शन ही होता है ना। न्यूक्लियस प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्शन ही होगा। तो इसका मतलब जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के जेड ई, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और अपॉन ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है। और यहां क्या कर सकते हैं हम? हाफ एम वी स्क्वायर। देखो इस पहली इक्वेशन से एम वी स्क्वायर क्या बन सकता है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, है ना। ये देखो आर नीचे आ जाएगा, यार नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देखो दोनों एनर्जी करीब करीब एक ही फॉर्म में आ गई। और जो ग्रेविटेशन का मामला होता है, या जहाँ असल में प्लेनेटरी सिस्टम होता है, वहां पर क्या होता है? कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर। कैपिटल जी पहला मास दूसरा मास अपॉन आर। यहां पर क्या है? के पहला चार्ज दूसरा चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे हो गया। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ई टोटल, वो दो एनर्जी का सम हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो आगे एक पेज और नया क्रिएट कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं, देखा जाएगा। हाँ, अब ये आगे। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, देखो। तो टोटल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो हाफ एम वी स्क्वायर हम कह रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे उसको। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर की जगह बोर वाले पहली कंडीशन से क्या बन रहा है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एंड ये अट्रैक्शन के कारण है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के जेड ई इंटू ई, मतलब जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या बता रहा है भाई? ये बता रहा है कि नेगेटिव वाला तो है पूरा पूरा 1, और पॉजिटिव वाला है देखो ओनली हाफ। क्या बचेगा? नेगेटिव वाला हाफ बचेगा। नेगेटिव वाला हाफ बचेगा, हाफ बचेगा मतलब के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये एनर्जी हो गई। ठीक है। अब माइनस, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर ठीक है अपॉन आर, मतलब आर एन, nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी भी तो nth ऑर्बिट की एनर्जी है। nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? वो है। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी? वो रेडियस यहां लिखनी पड़ेगी। टू तो अपनी जगह है, टू अपनी जगह है, इंटू आर एन, मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी? तो पन्ना पलट के पीछे मत देखो, उसे बनाने की आदत डालो। कैसे बनाया था कि एम वी आर इक्वल एच इंटू एन अपॉन 2 पाई, ये था।
और नीचे था mv² r एंड kze स्क्वायर, ये था ना। तो क्या किया था, इस इक्वेशन का स्क्वायर किया था, इस इक्वेशन का स्क्वायर करके और डिवाइड किया था। तो देखो ऊपर हुआ था m² v² r², नीचे हुआ था mv² r, तो v से v कट गया, एक तो बचा था m और एक बचा था r, यहाँ बचा था m और r सिर्फ ओनली, और यहाँ बचा था nh अपॉन 2 पाई सॉरी n² h² 2² पाई², ये तो ऊपर वाले का स्क्वायर करना था, और नीचे वाला जैसा है वैसा लिखना था kze²। ये तो कुल मिला के nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला क्या बन गया था, ये m नीचे आ गया था, m नीचे आ गया था, ये बन गया था h², और ये 4 यस 4 पाई², 4 पाई² e² k m z, ये और ये ऊपर n², ये बन गया था, ये बना था। अब चाहे हम पीछे पेज पलट के और कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा काम सही हुआ या नहीं हुआ। तो हाँ, ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला ये बना था, ये बना था, देख लो h² 4z², 4z, z का स्क्वायर नहीं था, पाई² e² kme, वही तो ये बन रहा है, ठीक है। ये एनर्जी वही बन रही है, वो सॉरी रेडियस, ऑर्बिट की nth ऑर्बिट की रेडियस। और इसमें हमने क्या कहा था कि n² और z को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आई थी। तो इस r की जगह r की ये वैल्यू रखेंगे, क्या ये r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर चला जाएगा भाई h² n² तो नीचे रहेगा, और बाकी जो नीचे वाला है 4 पाई² e² वो सब चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा kze² अपॉन 2 h² n², ये तो आगे नीचे, और ये जो ऊपर जाएंगे वो कौन कौन है, वो है 4 पाई² e² km z, ठीक है। तो क्या बना इससे बहुत कुछ तो इसमें कांस्टेंट हो गया, जो कभी बदलने वाला नहीं है, बहुत कुछ तो कांस्टेंट हो गया। देखो पहले तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 2, k कांस्टेंट होता ही होता है, पाई² ये रहा, ठीक है, पाई², e² यहाँ पर है, e² यहाँ पर है, मतलब e की पावर 4, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पावर 4, ठीक है। और k भी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2k है ना, इसलिए k² हो गया, ठीक है, पाई² हो गया। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, z ऊपर 2 बार ये देख लो, एक z ये रहा और एक z ये रहा, तो z² हो गया, और नीचे 2 तो कैंसिल हो गया, ये रहा h² एंड ये रहा n²। इसमें क्या है कि z² n² को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारा जो है उसे हम एक खास एनर्जी कह सकते हैं, E0 कह सकते हैं, -E0 इंटू z² अपॉन n², z² अपॉन n²। इसका मतलब ये फार्मूला बेसिक बन गया। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी एनर्जी होगी E0 कहो या सीधा E कह सकते हैं, वो तो E0 मैंने कह दिया, इधर z² अपॉन n², एंड ये E0 क्या बला है, E0 है माइनस तो अलग है, माइनस तो लगेगा, माइनस तो E0 है 2k हाँ भाई ये k भी तो 2 जगह है ना, तो इसलिए k² हो गया, ठीक है, हाँ k² हो गया, ठीक है, 2k² पाई² E4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन h², ये सब
इन सब को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू बनती है करीब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जूल में कितनी बनती है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻18 से इंटू कर दो, 10⁻19 से इंटू कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और अगर जूल में हमें चाहिए तो इसको इंटू कर देते हैं, इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इंटू कर देते हैं तो जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 16 6 96 9 48 एंड 9 57, फिर 5 21 21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। और -19 का एक पावर इधर कर दें तो 2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल। वैसे ये वैल्यूज रख के निकालेंगे जब वैल्यू, ये के और पाई और ई सब की वैल्यू रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। एक्चुअली इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ा था, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना था। तो ये हो गया, इसका मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, चाहे वो कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट है, उसके nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी उसका फार्मूला होगा -E0 इंटू Z² अपॉन n², Z² अपॉन n², ये बन गया। और ये E0 जो भी है इसकी वैल्यू हमने निकाली है -13.6, और ये हो गया Z² अपॉन n² और यूनिट है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये E0 जो है, इसे E0 कहो या E कहो या किसी बुक में हो सकता है R कह रखा हो, ओनली R कह रखा हो, तो वो वैल्यू है 2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो बनता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला याद रहना आसान है, इसका यूज हम बार बार करेंगे। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब अगर H एटम की बात करें, H एटम में Z होता है एक, H एटम में पहले ऑर्बिट की बात करें कि H एटम में इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि Z एक हो गया, N भी एक हो गया। और H एटम में ही दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है दूसरे ऑर्बिट में, तो क्या होगा 13.6 इंटू Z की जगह 1 एंड दूसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में थर्ड ऑर्बिट होगा तो नीचे क्या होगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट क्या आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ आएगा। इसी तरह ये थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, H एटम का फोर्थ ऑर्बिट है, अगर फोर्थ ऑर्बिट में है अगर तो क्या होगा, नीचे 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 13.6 को 16 से डिवाइड करना है तो करके देखना, शायद ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इस तरह से H एटम में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी एनर्जी इस तरह से होती है। नेगेटिव एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, बंधन ऊर्जा कह सकते हैं। इसी एनर्जी के कारण तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है और चौकीदारी कर रहा है, चक्कर काट रहा है, वरना क्या मजबूरी है उसके, क्यों चक्कर काटे कोई किसी का, कर्जे में दबा हुआ है, बंधा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें, मतलब H एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, अगर हम उसे इतनी एनर्जी दे दें तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, मतलब कर्ज मुक्त हो जाएगा, भाग जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन H एटम के साथ चक्कर क्यों काटता रहेगा। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है और हम इसे इतनी एनर्जी देते हैं +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो वो भाग जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब अगर फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसे भगाना आसान है, थोड़ी एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी।
फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस तरह से, और जेड पर तो डिपेंड करेगा। ये तो एच एटम की बात कर रहे हैं, और कोई एटम होगा तो उसका जेड भी साथ में ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी। ठीक है, इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जैसे हम एच एटम की बात करें, एच एटम की बात करें तो ये एच एटम, ये माइनस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से प्रकाश रहा है, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के ऑर्बिट में है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, -13.6 के ऑर्बिट में। जब वो दूसरे ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो एनर्जी है -3.4, वो यहाँ आएगी इस जगह। एल ऑर्बिट में एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगर एम ऑर्बिट है, मतलब तीसरा ऑर्बिट, तो करीब और भी कम, कितनी एनर्जी होगी, -1.515। ये एम ऑर्बिट में है, और एन ऑर्बिट में है तो और भी कम, इस तरह से एनर्जी होगी। ये एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हें कहते हैं एच एटम के लिए ऊर्जा तल, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये ऊर्जा स्तर डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम से, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। इस तरह से -13.6 है पहले ऑर्बिट में, ये एच एटम की बात है। और कोई एटम होगा तो उसका जेड कितना है, उस जेड स्क्वायर से इंटू होगा, इसको भी इंटू होगा, इसको भी इंटू होगा, और सबको इंटू होगा जेड स्क्वायर से। फिर ये सारे वैल्यूज जेड स्क्वायर से इंटू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। और जब हमें एनर्जी लेवल्स पता लग गए तो अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो कितने एनर्जी लॉस या गेन करेगा, वो सब बातें अब हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें लाइमन बामर पासन स्पेक्ट्रम सीरीज आ जाएगी। अब ये चैप्टर एंड होने के आसपास हो रहा है। ठीक है, डाउट कोई पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उन पर मुझे मैसेज कर दो, या फोटो खींच के भेज दो, या ईमेल पर भेज दो, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा। और जब आप चाहोगे उस दिन मैं आपकी लाइव क्लास जूम मीटिंग पर या यूट्यूब पर कैसे भी लाइव क्लास ले लूँगा। जब आप चाहोगे आप मुझे सूचना दें कि आपका क्या इंटरेस्ट है और कब आप क्या चाहते हो। ठीक है, ओके, बाय।